नमो बुद्धाय साथियों, जनता के जायज सवाल और आवाज सदन के पटल तक ना पहुंचे, इस कारणवश तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम निवेदन के बावजूद सदन में अनुपूरक बजट के अनुदान की चर्चा के दौरान मुझे वक्तव्य के लिए समय नहीं दिया गया। तो सोचा कि सत्र उपरांत इस विषय पर अपने कुछ विचार आप सभी से साझा करूं। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी वर्ष फरवरी 2025 में अब तक का सबसे बड़ा सालाना बजट इसी सदन में प्रस्तुत किया था, और उसके बाद आज पुनः ऐसी कौन सी अप्रत्याशित खर्चे हैं, ऐसे कौन से विकास कार्यों का नियोजन है जिसके लिए पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार अनुपूरक बजट इस सदन में प्रस्तुत किया, और जिसकी पूर्णता के लिए उनको विपक्ष के मत, विपक्ष की राय, विपक्ष के विरोध का औपचारिकता के रूप में भी अनिवार्यता बनती है। वास्तविकता में यदि आप गंभीर हैं विपक्ष के विचारों के लिए, विपक्ष के शब्दों के लिए, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश जो हमारा सूबा है उसमें आज एक बड़ा वंचित वर्ग, और उस बड़े वंचित वर्ग के लिए विकास और बजट का आवंटन तो छोड़िए, आज वो अपने अस्तित्व को भी बचा पाने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है। उस बड़े वंचित वर्ग को इस सूबे में रहने के लिए और गुजर बसर करने के लिए नियम, विधि विधान अलग अलग हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि तमाम घटनाक्रम जो उत्तर प्रदेश में हुए, चाहे आप लखीमपुर खीरी राजकुमार मौर्य की पुलिस कस्टडी में मौत देख लें, चाहे आप सीतापुर में एक आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रकार की हत्या देख लें, चाहे आप कौशाम्बी के लोधा ग्राम सभा में एक पाल समाज की बच्ची के साथ हुए जबरदस्ती के कांड को देख लें, चाहे आप फतेहपुर में रामकेश पटेल के साथ हुए हत्याकांड को देख लें, चाहे आप प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र वाराणसी में एक छात्र को उसी के विद्यालय में बुला करके दिन दहाड़े गोली मारने की घटना देख लें, चाहे आप गोंडा में मंगलदेव वर्मा को देख लें, चाहे आप बलरामपुर में जनप्रतिनिधि को फरसे से काटने की बात देख लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाएं, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। और ये फहरिस्त में जिन जनपदों के नाम मैंने आपको बताए, ये तो वो तमाम प्रकरण है जो प्रकाश में आ गए, वरना सत्यता ये है कि सत्ता के सिंहासन के नीचे वर्तमान परिस्थितियों में अनेक ऐसे प्रकरण दबे पड़े हुए हैं। इन तमाम प्रकरणों से गुजरते हुए, इन तमाम तकलीफों से गुजरते हुए जब जब पीड़ित परिवार ने सरकार की तरफ, इस सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ न्याय के लिए आशा भरी निगाहों से देखा है, तो हर बार उनकी पुलिस, उनका प्रशासन, यहां तक कि उनकी सरकार का डिप्टी सीएम भी अपराधियों के साथ और सत्ता संरक्षित लोगों के साथ खड़ा मिला है। बड़े शर्म की बात है। हमको लगता था कि आप संज्ञान लेंगे और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें उम्मीद थी कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके घाव पे आप मलहम लगाने का काम करेंगे, आप मलहम लगाएंगे अपने संवेदनशीलता का, और इन परिवारों ने जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, अपनों को खोया है, उनको आप सरकारी मदद देंगे, और उस सरकारी मदद का प्रावधान आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 और सीआरपीसी की धारा 357 के अंतर्गत आप एक विक्टिम कॉम्पनसेशन योजना के माध्यम से इस अनुपूरक बजट में उन तमाम पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए एक धनराशि का आवंटन करेंगे। लेकिन जैसी आपकी प्रवृत्ति है, हम पुनः निराश हुए और निर्णय और नतीजा रहा 0 बटे सन्नाटा। साथियों, एक न्यायपूर्ण समाज वही होता है जहां समानता संविधान के पन्नों में नहीं, वक्तव्यों में नहीं, बल्कि धरातल पर और व्यवहार में दिखाई दे। और जब असमानता हद से बढ़ जाती है तब उस समाज में तनाव,
कलेश और अपराध की दर बढ़ जाती है। यही हुआ है शायद उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राजनीतिक सूबे की जो कानून व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो तमाम सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं। इन परिस्थितियों को देख करके मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं और अपनी सहमति जताती हूं जो कभी जॉर्ज ऑरवेल ने कहा। उन्होंने कहा, ईदर वी ऑल लिव इन अ डिसेंट वर्ल्ड और नोबडी डज। साथियों, ये बात तो सर्वविदित है कि जब समाज का एक बड़ा हिस्सा पिछड़ जाता है तो विकास अधूरा रह जाता है। और समानता की जिस सोच के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे हों, शाहू जी महाराज रहे हों, फूले रहे हों, जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हों या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, इन तमाम लोगों ने जिस सभ्य समानतापूर्ण भारत की परिकल्पना की थी और उसमें कमेरा समाज की उन्नति और कमेरा समाज और देश के आखिरी पायदान पर खड़े हुए उस व्यक्ति की भागीदारी की परिकल्पना करने वाले अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या और हत्या से पहले हुए उनके ऊपर प्राण घातक हमले इन्हीं शासकीय लोगों ने सिर्फ इसलिए किए कि इस देश में सामाजिक न्याय की जो आंदोलन था वो खत्म हो जाए। 17 अक्टूबर 2009 डॉक्टर सोनेलाल पटेल इस दुनिया से विदा हुए और 17 अक्टूबर 2009 से आज तक लगातार डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार चला रही है और प्रदेश में भी सरकार चला रही है और लगातार डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम, उनकी फोटो और उनके झूठे प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके वोट लेकर के समाज का सरकार बनाती आ रही है और चलाती आ रही है और नित नए स्वजातीय मोहरों को अपनी राजनीतिक बिसात पर सजाने का काम कर रही है। आज जरूरत है इन तमाम महापुरुषों को याद करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच ईमानदारी से करिए और इस बात को इस सरकार को स्थापित करना होगा कि आप सर्व समाज, सर्व धर्म के लिए एक समावेशी और उन्नतिशील सरकार प्रदेश में चलाना चाहते हैं। अन्यथा ये बात स्थापित हो जाएगी, आप पर सत्य सिद्ध हो जाएगी, जो कभी लोकसभा के सदन में हमारे जैसे तमाम लोगों की प्रेरणा स्रोत भारत सरकार की पूर्व विदेश मंत्री परम आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने अपने विपक्ष की तरफ उंगली उठा के कहा था कि अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। वो तो सदैव अपने स्वार्थ को सिद्धांत का जामा पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा हो। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय संविधान।